वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं भारत की, नरेंद्र मोदी की और उनकी गंदी सियासत की और उसके खित्ते पे पड़ने वाले असरात की। मेरे साथ ब्रिगेडियर हारिस हैं, ब्रिगेडियर अहमद सईद हैं। मैं उनसे सवाल पूछना चाहूंगा इस वक्त। मणिपुर वाकये के बाद ब्रिगेडियर हारिस, दुनिया में जग हंसाई हुई भारत की, मोदी का गंदा मकरू चेहरा और बेनकाब हुआ, लेकिन फिर भी कोई उनको सबक नहीं सिखा पा रहा कि आप बुचर ऑफ ह्यूमैनिटी हैं। इतना जुल्म हो रहा है, आपके मुल्क में रेप कैपिटल है, इतनी ज्यादतियां होती हैं लड़कियों के साथ, फिर भी खामोश तमाशाई। ये क्या इंडियंस बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं मोदी को? मैं तो ये समझ नहीं पाता। 26 जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे हैव गॉन इन अलायंस एंड दे हैव मूव्ड नो मोशन इनके खिलाफ कर दिया असेंबली के अंदर, लोकसभा में, जिसमें कांग्रेस भी है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आवाम पार्टी, आम पार्टी है। उसके साथ जो उद्धव ठाकरे की है शिवसेना, वो भी इसमें शामिल है। आप सोचें कि कितने सब तंग आ गए हैं इन चार के टोले में, जितने नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह और अमित शाह, ये हैं अखंड भारत का लेके चल रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अब अखंड भारत का दिमाग इनका टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब ये सब पार्टियों ने एक तो नो कॉन्फिडेंस मूव भी डाल दी है, सेकंड इलेक्शन भी आ रहे हैं, ये इलेक्शन की तैयारी भी कर रहे हैं और वो अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, जो इन्होंने भी आपके सामने बैठ के कंप्लीट वहाँ पर किया है। इन्होंने प्लान बनाया है कि जी हमने किस तरह इसको ऑर्गेनाइज करना है, क्या मैनिफेस्टो लेकर आना है, किस तरीके से हमने इसको बीट करना है, क्योंकि असल चेहरा इसका मकरू और काला जो है वो अब इंडिया को वो दिखाना चाहते हैं। बिकॉज इंडिया में बहुत मॉडरेट हिंदू हैं, दे जो इसने मस्त चेहरा उनका कर दिया एक एक्सट्रीमिस्ट और जो कंट्री का कर दी हिंदुइज्म का, वो अब खिलाफ इनका जो था बेसिकली सेकुलर इंडिया था, उसका इन्होंने पूरा एक नैरेटिव चेंज कर दी, जिसकी वजह से उसमें मॉडरेट हिंदू बहुत नाराज हैं इनसे, जिसकी वजह से अब मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन करेगा। इसीलिए इसने स्टेटमेंट जो लद्दाख की दी है और पाकिस्तान कराएगा, ये इसलिए स्टेटमेंट हर इलेक्शन से पहले ये करते हैं, या कुछ सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, या ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, या ऐसी स्टेटमेंट देते हैं ताकि ये हिंदू वोट ले सकें। लेकिन अब वो टाइम है गॉन। दे हैव सीन 27 फरवरी 2019 को कि इनकी क्या हैसियत है, क्या इनकी ट्रेनिंग है, क्या इनको अपने पर कॉन्फिडेंस है। ये बादलों में इंतजार करते कि अगर बादल ना होते तो हम ये कर देते। ये तो इस नरेंद्र मोदी की है स्टेट ऑफ माइंड है। इसलिए मेरे ख्याल में इनको ये सोच समझ के बात करनी चाहिए। यूरोपियन यूनियन ने इनके खिलाफ बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन दिया है, करेक्ट सर। और यहाँ तक कि वो सैंक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए कि इस मणिपुर में ये जुल्म बर्बियत 41% हिंदुओं, ये क्रिश्चियन के खिलाफ हुआ है। आपको याद होगा सूडान का देख लें, इंडोनेशिया में अब तैमूर देखें, और यहाँ पर मुझे तो लगता है कि यहाँ से इंडिया की ब्रेकअप स्टार्ट होगी। अगर इसको इंडिपेंडेंट मिलती है, देन नीजू, नागाज, असम, फिर सिख, कश्मीरी मुसलमान, एवरीबॉडी इज गोइंग टू स्टैंड अगेंस्ट देम और राइटिंग ऑन द वॉल। जब इंडिया को अपनी इंशाल्लाह ज़िंदगी में देखेंगे कि ये इसके हिस्से बिखरे करके नरेंद्र मोदी, तब सुख का चैन लेगा। यकीनन यकीनन ब्रिगेडियर हारिस साहब, मैं दुनिया ये सब जान गई है, ये गंदा चेहरा बेनकाब हो गया मोदी का, लेकिन फिर भी इतनी कमजोरियों के बावजूद, इतनी मुश्किलात के बावजूद उनके हुक्मरानों में और उनकी हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि वो पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर सकते हैं जब भी चाहें। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि दफ्तर खारजा की जानिब से बड़ा अच्छा जवाब दिया गया। क्या जवाब दिया गया, सुनवाना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को। Pakistan strongly condemns the provocative statement made by the Indian Defence Minister on 26th of July in Ladakh, boasting India's readiness to cross the line of control. These unwarranted and totally unacceptable remarks reflect India's hostility against its neighbors, Pakistan in particular. These highly irresponsible statements also constitute a threat to regional peace and security and contribute to all efforts for promoting peace, security and stability in the region. ब्रिगेडियर अहमद, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वैसे तो हमने चाय के बहुत सारे कहते हैं ना कि बड़े बड़े कूलर्स तैयार किए हुए हैं, क्योंकि उनको हमारी चाय बड़ी पसंद है और फैंटास्टिक टी उनको याद आ रही होगी, तो हमने चाय तैयार की हुई है। आ जाएं लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके, जरा उनको चाय के मजे कराते हैं हुजूर। जी बिल्कुल ऐसी है। DGSPR ने क्या खूब कहा था कि हमने पढ़ा ही इंडिया को है। डे 1 से जब फौज के अंदर कमीशन लेते हैं, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, डे 1 से हम इंडिया की ना सिर्फ उनकी फौजों की साइकोलॉजी बल्कि मोरल, उनके टैक्टिक्स, उनका वे ऑफ फाइटिंग हमारे फिंगर टिप्स पे होता है। तो लेट्स ट्राई, दोबारा आए,
बालाकोट से ज्यादा मजा चखाएंगे। और अभिनंदन का जैसे वो फैंटास्टिक टी थी, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब हम कूलर्स के कूलर तैयार रखे हुए हैं, पाकिस्तान के साथ ट्राई तो करें। अभी मणिपुर के अंदर भी जिन्होंने किया, तो अब जो वेस्टर्न पावर्स थी बेसिकली, जो कि डोमिनेटेड हैं क्रिश्चियन मजहब के साथ, तो जो मुसलमानों के लिए पहले थोड़ा सा एक सख्त कॉर्नर रखती थी, अब जब उनके ऊपर खुद को पड़ी और इंडिया का एक्चुअल चेहरा बेनकाब हुआ, तो तमाम यूरोपियन यूनियन ने और बिलखुसूस अमेरिका और यूके और जनेवा के अंदर जहाँ पे कि ह्यूमन राइट्स के लोग मौजूद हैं, तो उन्होंने इंडिया का असल चेहरा बेनकाब किया है। लेकिन चूंकि इंडिया बहुत बड़ी मंडी है, जैसे मैंने पहले कहा, बैनुल-अक़वामी और स्पेशली यूरोपियन यूनियन की मसनूआत के लिए, तो एक तो ये वजह है, और दूसरा चाइना के अगेंस्ट और साउथ चाइना सी में, जैसा कि ब्रिगेडियर हारिस ने भी कहा कि वो उसको रीजनल पुलिसमैन के तौर पे देखता है, तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बेसिकली ह्यूमैनिटी के ऊपर से पुश डालते हैं और वो उसको रीजनल पुलिसमैन के तौर पे इंडिया को देखते हैं। यही वजह है कि जो गैर ज़रूरी और गैर रिवायती किस्म की जो सपोर्ट है, जो स्पेशली यूएस उसको लीड करता है और बाकी बैनुल-अक़वामी जो दूसरे स्ट्रॉन्ग जदीद ममालिक हैं वो उसको सेकंड करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बैनुल-अक़वामी कानून, तारीख और जो अखलाकियात हैं उसके मुनाफी हैं। तो इस किस्म की जो भी 250 के करीब उन्होंने चर्च लाए हैं और 40 जो फौज ने वहाँ पे बंदे उनके मारे हैं, हिंदुओं के और इसके क्रिश्चियंस के, और 60,000 से लोग ज़्यादा डिस्प्लेस हुए हैं। तो मेरे ख्याल में एक जैसे ब्रिगेडियर हारिस नवाज कह रहे हैं, ये इंडिया के टूटने की इब्तिदा है, और मेरे ख्याल में वो दुनिया के अटेंशन और अपनी फौजों का मोराल हाई करने के लिए इस किस्म के गैर जरूरी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तो चाइना ने उनके ऊपर हाथ सख्त रखा हुआ है, वो पाकिस्तान को ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, तो लिहाजा अपने फौजों का मोराल हाई रखने के लिए और जो ऑफिसर्स हैं उनके जो कि करप्शन में बिल्कुल लुथड़े हुए हैं, और उस पे से एक किस्म का कलंक का टीका धोने की एक मजबूत कोशिश है जो नाकाम होगी मेरे ख्याल में। और आने वाले दिनों में अगर उन्होंने इस किस्म की कोशिश की तो वी आर रेडी। अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर ऑलवेज रेडी, पूरी कौम तैयार है। ब्रिगेडियर हारिस, मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि 30 साल के बाद मुहर्रम के जो जुलूस हैं वो बरामद किए गए हैं, मशरूत तौर पर इजाज़त दी गई है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कि हुकूमत मुखालिफ कोई नारे ना लगाएं तो आप ये जुलूस निकाल सकते हैं। यकीनन इससे वाज़ेह हो जाता है कि भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर में घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है। अब इतनी मजबूरियों के बावजूद वो पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं, हैरान हूं मैं ब्रिगेडियर हारिस। वो तो इनका सिंपल सी बात है कि वो इलेक्शन का नारा होता है हमेशा आपके सामने, इलेक्शन, कभी बालाकोट होता है, कभी कोई और बात होती है। इनको हमेशा पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान वोट लेने की कोशिश करते हैं, एंटी मुसलमान, जिसकी वजह, और वो भी लोगों को डराते हैं। लेकिन अब मेरे ख्याल में 26 जो पार्टी के इत्तेहाद है उन्होंने बड़ा फैसला किया कि अब इनके गुंडों को जबरदस्ती वोट डलवाने नहीं देंगे, कोर्स नहीं करने देंगे, हरासमेंट नहीं करने देंगे। ये अब इन्होंने बड़ी स्ट्रेटजी बना रहे हैं और अब ये खुद परेशान भी है। और आप शक्ल से देखें कितना ये लगता है कि जिस तरह सबमिसिव किस्म का सही टिपिकल एक हिंदू मेंटालिटी होती है वो इसकी है। सेकेंड, इसके साथ देखें इस वक्त ये कश्मीर में इसलिए अलाउ कर रहे हैं कि ये मॉरली, पोलिटिकली, इंटरनेशनली ये बहुत इस वक्त लो एप के ऊपर है, क्योंकि दुनिया ने देख लिया कि जो मणिपुर में किया है क्रिश्चियन के साथ, मुसलमानों के साथ जो किया कश्मीर में, सिखों के साथ ये करते हैं। आप दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि नहीं जी हम इतने नहीं, हम तो कश्मीर में कोई जुल्म नहीं कर रहे हैं। सो मजबूरन ये आई वॉश करने के लिए उनको अलाउ करें जुलूस निकालने के लिए। अदरवाइज कि इन्होंने 90 साल के अली गलानी की जिस तरह उनकी बॉडी को बेहुरमती की और ले जाके कहीं दफन कर दिया, ये तो इनका हाल है। इसलिए क्योंकि इनकी फ़ौज अनट्रेंड है, इनकी फ़ौज में फाइटिंग कैपेबिलिटी नहीं है। इनके ट्रुप्स आपके सामने कभी देखें दुनिया में कि वो अपने ऑफिसर्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कुत्ते नहलाने के ऊपर, उसके बाद उनके लोग जो ये आप सुसाइड रेट कितने ज़्यादा हैं, खुदकुशी के कितने ज़्यादा इनके वहाँ पर हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें पता चलता है कि दे डोंट ट्रस्ट देयर सीनियर लीडरशिप, दे डोंट ट्रस्ट देयर कमांड। ये सबसे डीमोरलाइजिंग इफेक्ट होता है किसी फौज के लिए कि उसका जो जूनियर रैंक अपने कमांड के ऊपर ट्रस्ट ना करते हो। ऑपोजिट इन पाकिस्तान, आप पाकिस्तान में देखेंगे यूनिटी ऑफ कमांड कितनी है। चीफ आर्मी स्टाफ को सारी पूरी आर्मी एक डायरेक्शन में देखती है, दे हैव कहीं और डायरेक्शन नहीं है। जो एक ऑर्डर होता है उसको पास किया जाता है राइट फ्रॉम कोर कमांडर, चीफ आर्मी स्टाफ से कोर कमांडर, डिवीजन कमांडर, ब्रिगेड कमांडर, कमांडिंग ऑफिसर, एवरीबॉडी फॉलो। और इसीलिए आपने देखा कि हमारे ऑफिसर्स की शहादत ज़्यादा होती है क्योंकि दे लीड फ्रॉम द फ्रंट। ये हमारी फ़ौज की क्वालिटीज़ हैं, लड़ाका फ़ौज है। वी हैव प्रूव्ड कि 51 कंट्रीज जो अफगानिस्तान में नहीं कर सकी वहाँ कंट्रोल कर सकी, हमने मुल्क में दहशतगर्दी ख़त्म कर दी। ये तो अमेरिकन गए हैं
वेपन हमने छोड़ गए जिससे हमें दहशतगर्दी का मुकाबला करना पड़ा है। तो आई थिंक हमारी बेस्ट फॉरम हमारे पास है वो है OIC का, उसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें और ये ह्यूमन रिवॉल्यूशन के ऊपर, डिसेक्रेशन ऑफ जो इस्लाम हमारी होली बुक्स की, ये सब चीज़ों को वहाँ ले जाके लेके जाएं, यूनाइटेड नेशन में जाएं, बात करें, इसको वहाँ पर लेके जाएं कि रिलीजन्स आर ऑल सेक्रेट। हम तमाम होली बुक्स के ऊपर बिलीव करते हैं एज ए मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट इज़ हाउ एवरीबॉडी शुड बी डूइंग इट। तो मेरे ख्याल में अब ये एक्सपोज हो गया है, इनके वहाँ मॉडर्न हिंदू भी इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। मुझे तो यही लगता है कि इसका जी एंड ऑफ ये RRS और एंड ऑफ निज़ाम मोदी नजर आता है अगले इलेक्शन में। यकीनन यकीनन ब्रिगेडियर हारिस आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ब्रिगेडियर अहमद, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यकीनन अफगानिस्तान के अंदर 400 अरब की इन्वेस्टमेंट इंडिया की डूब चुकी है। इंडिया के अंदर सिख इंडिया से परेशान है, क्रिश्चियंस इंडिया से परेशान है, मुसलमान इंडिया से परेशान है, लोअर कास्ट हिंदुओं की अपनी मैनेजमेंट से, मोदी से परेशान है। कौन है जो परेशान नहीं है भारत से? लेकिन फिर भी हर कोई बर्दाश्त किए जा रहा है और इनकी हिम्मत की हमें धमकी भी दे रहे हैं ऐसी हालत में। अनबिलीवेबल। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड ब्रिगेडियर अहमद? क्या OIC डू यू थिंक सही सोल्यूशन है, सही वे फॉरवर्ड है? देखिए OIC, जैसे ब्रिगेडियर हारिस कह रहे थे कि वहाँ से जॉइंट स्टेटमेंट या स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आनी चाहिए OIC की जानिब से, उसका वजन तो ज़रूर है, लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे? दैट रिमेन्स क्वेश्चनएबल, बिकॉज माजी के अंदर OIC ने इवन यहाँ तक कोशिश की थी कि इंडिया को उसका मेंबर बना लेते हैं, जिस पर जनरल मुशर्रफ ने उसको रेजिस्ट किया था और फिर उसका OIC में इंडिया शामिल हुआ। तो लिहाजा लेकिन फिर भी एक एवेन्यू ज़रूर है कि वहाँ से हम स्टेटमेंट ले सकते हैं, लेकिन इंडिया जो है ना वो हार्ड ज़बान और थप्पड़ की ज़बान ही समझता है। मेरे ख्याल में हमें अपने घोड़े तैयार रखने चाहिए, हमें अपने हथियार तैयार रखने चाहिए कि इंडिया की जानिब से जब भी कभी खुदा न खास्ता कोई अगर वो कोई इस तरह की जुर्रत करता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल या कोई इस किस्म की हरकत करता है या फोर्स फ्लैग ऑपरेशन करने की जुर्रत करता है, तो ट्रुप्स हमारे हम वक्त तैयार हैं, उसकी प्लानिंग, कॉन्टीजेंसी प्लानिंग आई एम श्योर कि वो रेडी होगी और हम उसका जवाब देने के लिए हमें वक्त तैयार रहना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपके डिप्लोमेटिक चैनल जो है उसको, जैसे कि फॉरेन ऑफिस ने बड़ी नपी तुली स्टेटमेंट दी है, बड़ा रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, कोई इस तरह की स्टेटमेंट जो नहीं दी है। वो कहते हैं कि जो फॉरेन ऑफिस जो स्टेटमेंट देता है वो तोलो माशों के अंदर देता है, वो थोड़े की तरह नहीं मारता। तो इसी तरह बड़ा ब्रिगेडियर अहमद, आपको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की डिप्लोमेसी कैसी लगी? सार कॉन्फ्रेंस में भी वो इंडिया में गए थे और हमेशा बड़े बेहतरीन बयानात भी देते हैं, उनकी डिप्लोमेसी आपको कैसी लगी? देखिए वो यंग फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के, और मैं समझता हूँ इंडिया के अंदर जाके उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अदा किया था तो उसको किसी हद तक बाइकआउट किया था उन्होंने, बिकॉज वो समझते थे कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इंडिया की सरजमीन पर बैठ के उनको सुनाएगा, जो कि राइटली सुनाया और ये मैसेज पूरी दुनिया में गया, जिसको इंडिया ने बड़ा कंडेम किया, लेकिन उनकी वो बात दुनिया में सुनी नहीं गई, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतहाई नपे अल्फाजों में और इंटरनेशनल लॉ का रेफरेंस दे के बात की थी, जो दुनिया में काफ़ी उसको सराहा गया और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि जो फॉरेन मिनिस्टर हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उन्होंने अपनी तय बेहतरीन कोशिश की है और जो कश्मीर का मुद्दा है, जो कश्मीर का इशू है, उसको इंटरनेशनलाइज करने में उनकी स्टेटमेंट्स, उनकी वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस या दुनिया में जदीद ममालिक में जाके उन्होंने जो मीटिंग्स की हैं, मेरे ख्याल में इसने काफ़ी जो है नई एक रूह फूकी है कश्मीर इशू के अंदर, जिसकी वजह से इंडिया जो प्रिटर्ब है और इस तरह की गैर जिम्मेदार किसी भी स्टेटमेंट देना उनको पड़ रही है। हारिस नवाज साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। अब एक तरफ हमने देखा ब्रिगेडियर अहमद ने बड़ा में सही समझाया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, और फिर डिप्लोमेसी को भी जिंदा रखना है। ये दोनों चीजें साथ कैसे हो सकती हैं ब्रिगेडियर साहब? देखिए दोनों तरीके हैं। पाकिस्तान ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है। वी बिलीव इट इज मैन बिहाइंड द गन। ये इनको क्लियर पता होना चाहिए कि अब वेपन हम दी है, चलाने वाले में हिम्मत होनी चाहिए। जब 27 फरवरी ये हुआ था 2019 में इंसिडेंट बालाकोट का, तो इंडिया में जर्नलिस्ट से किसी ने सवाल किया जी कि क्या वजह है कि पाकिस्तानी फौज इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है, तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। कहते हैं जी प्रॉब्लम ये है कि हमें मौत से डर लगता है, वी वांट टू लिव, और पाकिस्तान आर्मी को जो है वो मौत से डर नहीं लगता, दे वांट शहादत। तो हम इनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? दिस इज़ अ मार्क डिफरेंस। तो फिर फाइटिंग लड़ाका फौज दुनिया में मानी जाती है। हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी इनसे बहुत बेहतर है, हमारा कमांड एंड कंट्रोल बहुत बेहतर है, एक एक इंच इंडिया का कवर्ड है, इसलिए इनको इसका कोई डाउट नहीं है। फिर हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तो बहुत बेहतर है। वो सारी चीज़ों को काउंट करते हुए स्टिल बोथ को, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव रखना चाहिए
हमारे फॉरेन ऑफिस को सारी दुनिया में हमारे एम्बेसीज हैं, एम्बेसडर्स हैं, यूनाइटेड नेशन में हैं, इस्लामाबाद में इनके जितने एम्बेसडर सबको बताना चाहिए। वहाँ इनको एक्सपोज करें, डिप्लोमेटिकली भी और मिलिटरली भी, दोनों में इनको करने की जरूरत है कि बताएं कि इंडिया पाकिस्तान को कैसे डिस्टेबलाइज कर रहा है। राइट सर, थैंक यू सो वेरी मच ब्रिगेडियर हारिस एंड ब्रिगेडियर अहमद, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। आखिर में मैं इंडिया को यही पैगाम दूंगा कि हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हिम्मत है, आइए लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कीजिए, हमने आपके लिए बहुत सारी चाय तैयार की हुई है। एक ब्रेक लीजिए, गुफ्तगू जारी रहेगी।